ये शुरू करते हैं। हम लोगों को राइनोसेरस प्रोजेक्ट देखना है आज। इसकी इसको शुरू किया गया क्योंकि मैंने बताया आपको कि जो राइनोसेरस है वो सेकंड लार्जेस्ट हर्बीवोरस माना जाता है अर्थ के ऊपर। और सबसे खास बात है इसका एक सींग जो इसकी नाक के ऊपर होता है। इसके चूंकि मेडिसिनल गुण भी होते हैं इस सींग के, तो लोग इसको पोच करते हैं, मार देते हैं और सींग निकाल लेते हैं उसका, क्योंकि उसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। इसलिए सरकार के द्वारा इसको संरक्षित करने का प्रयास किया गया। राइनोसेरस जो कि बड़ा हर्बीवोरस है, इसलिए ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का ही जीव है। तो भारत में जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वहां ये देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में भी जहां पर जो बड़े ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, तो आसाम और पश्चिम बंगाल इसके नेचुरल हैबिटेट माने जाते हैं। इसलिए क्योंकि वहां बारिश ज्यादा होती है, तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड वहां बड़े मिलते हैं। आसाम में काजीरंगा और मानस, ये दो अभयारण्य हैं जो गैंडे के लिए फेमस है। और पश्चिम बंगाल का जल्दपारा, ये तीन स्पेशली उसके नेचुरल हैबिटेट माने जाते हैं। काजीरंगा और मानस को मानस में ये गैंडा परियोजना शुरू की गई थी, दोनों में ही। काजीरंगा में गैंडों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो आप घड़ियाल परियोजना, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, ठीक है। घड़ियाल परियोजना या प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, आप जो भी लिखना चाहें वो ठीक है। देखो, वैसे घड़ियाल को क्रोकोडाइल नहीं कहते, मगरमच्छ होता है क्रोकोडाइल, लेकिन घड़ियाल घड़ियाल होता है। पर अंतर केवल इतनी बात है, उसकी उसकी थोड़ी शेप में डिफरेंस होता है। घड़ियाल की कैंची जैसी चोंच होती है, मतलब चोंच टाइप के उसके दांत होते हैं। कभी ये मानते थे कि हाँ, एलिगेटर कहते हैं उसे, करेक्ट। तो एलिगेटर भी आप लिख सकते हो इसमें, क्रोकोडाइल की जगह एलिगेटर भी लिख सकते हो, एलिगेटर प्रोजेक्ट, क्योंकि नाम ही उसका घड़ियाल परियोजना है। कभी ये माना जाता था कि ये पक्षियों की तरह उड़ते भी थे, अ, कभी हिमयुग के टाइम में, इसीलिए उनकी चोंच टाइप के वो शेप होती है मुंह की। ये किसी भी पौंड के या ऐसी जगह पर, देखो घड़ियाल की खास बात ये है कि ये, या मगरमच्छ की भी, ये लैंड और वाटर दोनों पर रह सकता है, एक उभयचर है ना, एम्फीबियन है। तो इसमें दोनों इकोलॉजी को बैलेंस करने की क्षमता होती है, लैंड की भी और वाटर की भी। लेकिन देखने में अब इसका शरीर उस तरीके का होता है कि ये बहुत ज्यादा शिकार विकार कर नहीं पाता, अगर जब तक कि इसके कोई पास ही ना आ जाए तब तक। तो इसलिए इनकी संख्या में धीरे धीरे कमी देखने को मिली। पर ये इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, तो सरकार को इसको बढ़ाना था। तो सरकार ने 1975 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत, उड़ीसा में तिकरपाड़ा एक जगह है, मैं अभी ये सब लिखवा दूंगा आपको, आगे भी उड़ीसा इंपॉर्टेंट रहेगा मगरमच्छों के लिए। उड़ीसा के तिकरपाड़ा नामक स्थान से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। देखो, है क्या, उड़ीसा में सबसे ज्यादा घड़ियाल अभयारण्य मिलेंगे, घड़ियाल नेशनल पार्क मिलेंगे, क्योंकि उड़ीसा में बहुत सारी नदियां हैं जो उड़ीसा से होके बहती हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट उनमें महानदी है ना, सुबर्ण रेखा है, ये सब गिरती हैं पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की खाड़ी में। जहां गिरती हैं, इसलिए अपने रास्ते में ये झीलें भी बनाती हैं, लेगून लेक भी बनाती हैं, और दूसरा, जिन जगहों पर गिरती हैं वहां डेल्टा भी बनाती हैं। तो ये ऐसी जगहें हो गई जो उभयचरों के लिए एक बेहतरीन जगह है, एम्फीबियन के लिए एक आइडियल स्पेस बन गया वहां, क्योंकि वहां लैंड भी है, वाटर भी है, वाटर भी खूब है और लैंड भी खूब है। इसलिए इन जगहों पर डेवलप होते हैं एम्फीबियन। इसलिए आप देखोगे कि ईस्ट कोस्ट पर उड़ीसा से शुरू करके और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक आपको खूब कछुआ परियोजनाएं या
कछुए के जो इम्पोर्टेंट सेंटर हैं वो, या मगरमच्छ से संबंधित इंपॉर्टेंट सेंटर्स, ये सब आपको देखने को मिलेंगे वहां डेवलप होते हुए। इवन यहाँ तक है कि कोबरा और स्नेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी वहां देखने को आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये सब ऐसी जगहों पर मिलते हैं। नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट से, प्रोजेक्ट ध्रुवीय तेंदुआ। प्रोजेक्ट ध्रुवीय तेंदुआ, अंग्रेजी में लिखना प्रोजेक्ट पोलर लेपर्ड, या स्नो लेपर्ड कहते हैं, पोलर लेपर्ड नहीं, स्नो लेपर्ड लिखना। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, ध्रुवीय तेंदुआ लिख लेना ब्रैकेट में। देखो, ध्रुवीय तेंदुए का मतलब होता है यहाँ पे सफेद, मेनली जो स्नो लेपर्ड होते हैं वो सफेद होते हैं। और 4000 से 5000 मीटर ऊंचाई हिमालयाज में वो मिलते हैं। 4000 से 5000 मीटर ऊंचाई किसी के बाद वो मिलने शुरू होते हैं। ये अपर रीचेस में हिमालय की एक इंपॉर्टेंट की स्टोन स्पैशी है, अपर रीचेस की हिमालय के। और देखने में आया, चूंकि हिमालय में स्नो की अब मात्रा कम होने लगी है, ग्लेशियर्स पिघलने लगे हैं, तो फिर इनका जो हैबिटेट है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ और संख्या में बहुत तेजी से कमी आई, क्योंकि ये नीचे नहीं रह सकते, गर्म क्षेत्रों में ये नहीं रह सकते। हालांकि अब तो एक टेंडेंसी देखने को मिली है कि ये 4000 से 5000 मीटर ऊंचाई से भी नीचे आना शुरू हो गए हैं, मिल जाते हैं। पर इनका आवास वही है, नेचुरल हैबिटेट 4000-5000 मीटर ऊपर ही होता है हिमालयाज में। तो चूंकि हिमालय में अधिक ऊंचाइयों पे मिलते हैं, तो हिमालय ही इसका नेचुरल हैबिटेट है, हिमालयन स्टेट इसका नेचुरल हैबिटेट है। लद्दाख से लेके और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक सभी हिमालयन स्टेट्स में ये देखने को मिलते हैं, उसकी ऊपरी ऊंचाई पर। हाल ही में इनकी गणना भी हुई, जनगणना इनकी कराई गई, क्योंकि तेंदुओं की पहली गणना शुरू हुई थी भारत में शायद 2022 में, मेरे एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं आ रहा। ये पहली सेंसस थी जो लेपर्ड की गई, उसका कारण भी बताऊंगा। उसी के अंतर्गत स्नो लेपर्ड की सेंसस भी भारत में हुई, इसके डेटा हम अभी लिख लेंगे। फिलहाल अब इसको पहले डॉल्फिन कंजर्वेशन डाल लीजिए, इसको हेडिंग डालिए आप। देखो, डॉल्फिन जैसे मगरमच्छ है ना, या जैसे मगरमच्छ या टाइगर भी, आप टाइगर को समझिए, टाइगर से जैसे टाइगर लैंड का एक की स्टोन स्पैशी है, वैसे ही डॉल्फिन फ्रेश वाटर की एक की स्टोन स्पैशी है। क्योंकि फ्रेश वाटर में और विशेष तौर पर रिवर्स में ये उसकी इकोलॉजी को बैलेंस करने का काम करती है, मछलियों की संख्या को संतुलित करके। इसलिए भारत सरकार के द्वारा इसको संरक्षित करने के प्रयास किए गए। और डॉल्फिन को टाइगर ऑफ गंगा भी कहते हैं, क्योंकि गंगा में का ये एक इंपॉर्टेंट स्पैशी है। और इसकी गणना भी होती है, आपको खूब अखबारों में भी देखने को मिल जाएगी, हर साल इसकी हम लोग गणना भी करते हैं गंगा में। बिजनौर से लेके इनकी संख्या देखने को मिलती है सबसे ज्यादा बिजनौर बैराज से लेके, और जो ये है ना मध्य प्रदेश, नहीं नहीं, अरे मध्य प्रदेश में नहीं, नरौरा में जो सेंटर है, नरौरा में बुलंदशहर में जो नरौरा पड़ता है, वो उन उसके बीच में ये जो गंगा नदी का पैच है, इसमें इनकी संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। बिहार के पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी बनाया गया है, और अ, यहीं पर डॉल्फिन के ऊपर रिसर्च भी होते हैं। ठीक है। भारत में दो तरीके की डॉल्फिन मिलती है, एक तो फ्रेश वाटर डॉल्फिन मिलती है जो में गंगा में मिलेगी, और गंगा में भी, ये गंगा में पश्चिम बंगाल तक मिलती है, यहां तो मिलेगी ही, वेस्ट बंगाल में भी मिलती है। अच्छा, गंगा में ही, गंगा जहां गिरती है समुद्र में, वहां खारे पानी की डॉल्फिन भी मिलती है, इसको हम लोग इरावदी डॉल्फिन के नाम से जानते हैं। तो दो डॉल्फिन है, याद रखना, एक डॉल्फिन है फ्रेश वाटर डॉल्फिन, एक है सॉल्ट वाटर डॉल्फिन। सॉल्ट वाटर डॉल्फिन का नाम इरावदी डॉल्फिन भी है।
भारत में ये गंगा में इरावदी डॉल्फिन और कावेरी में भी मिलती हैं दक्षिण भारत में, क्योंकि वो समुद्र के किनारे है। तो इन दोनों को आप देखो, क्वेश्चंस लगाते रहना आप उसके एनवायरनमेंट के, मेरे हिसाब से आपके अब क्वेश्चंस लग जाएंगे ठीक ठाक। और यहाँ से क्वेश्चंस आते भी हैं बहुत, जो हम लोगों ने किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कल हम लोगों ने डॉल्फिन वगैरह देख लिए थे, तो जितनी भी प्रोटेक्टेड स्पेशीज हैं हमारे यहाँ पे, और उनसे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए कल। तो अब हमारे इस हिसाब से जो शायद 3 एरियाज कंप्लीट हो गए, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। 3 चीजें कंप्लीट हो गई, जो कि 1972 एक्ट के अंतर्गत जिन्हें चिन्हित किया गया, जिन माध्यमों से हम लोग स्पेशीज को प्रोटेक्ट करते हैं। अब उसमें 2 और हैं, 2 कॉन्सेप्ट उसमें और हैं इन सीटू प्रिजर्वेशन में, है ना। थोड़ा वापस जा रहे हैं हम, इन सीटू और एक्स सीटू प्रिजर्वेशन थी ना, तो उसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। अब उसमें शायद 3 ही बचे हैं, 3 और बचे हैं। एक तो होता है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन रिजर्व, और दूसरा है मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, और तीसरा है सैक्रेड ग्रूव्स। इन तीनों की कॉन्सेप्ट और है जो कि हम लोगों को समझनी है। हालांकि ये अ, उतना ज्यादा तो नहीं है ना, उतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन हाँ, ये 1972 एक्ट के अंतर्गत ही शामिल होता है। तो आप इसमें सबसे पहला लिखना, नेक्स्ट अगला हेडिंग डालना, कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी रिजर्व्स। कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी रिजर्व, संरक्षित सामुदायिक, संरक्षित सामुदायिक होगा बल्कि, संरक्षित सामुदायिक आगार, AGA, मतलब आगार। अब आगार तो हिंदी में ही है, रिजर्व कहते हैं ना, आगार की जगह क्षेत्र भी लिख सकते हैं। संरक्षित सामुदायिक क्षेत्र, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। देखो, ये कॉन्सेप्ट बहुत बाद में ऐड हुई, 1972 एक्ट में, 2002 में इसे ऐड किया गया। जो कम्युनिटी रिजर्व है, इसकी डिक्लेरेशन वैसे ही राज्य सरकार करती है। देखो, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर थी कि मान लो जैसे कुछ शहरों के पास में, या फिर कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के पास में पुराने अ, वन थे, या पुराना कोई वाइल्ड लाइफ एरिया था, जो कि बहुत बड़ा नहीं था, बहुत मतलब छोटा था, लेकिन वो उसी फॉर्म में था जिस फॉर्म में वन होते हैं। उनको संरक्षित करने के लिए ये सरकार के द्वारा कार्य किया गया। अब जैसे ग्राम पंचायतों में ऐसा जंगल होता था जिसे जिसे कम्युनिटी रिजर्व हम लोग कह सकते हैं, वो सभी का होता था, और सभी उससे जैसे पुराने टाइम में लकड़ियां वगैरह इकट्ठा करते थे, कुछ की लकड़ियां कुछ फल। तो ये कम्युनिटी रिजर्व की कॉन्सेप्ट भी वहीं से आई। तो सरकार के द्वारा ऐसे संरक्षित, ऐसे एरियाज को प्रोटेक्ट कर लिया गया जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों के नजदीक थे, और जो पुराने जंगलों के जो जंगलों के जैसे ही थे, है ना। हालांकि इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं है, पर हाँ ये भी है। 160, 170 के आसपास शायद है, 2020 में या 21 में 170 वगैरह थी, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल। तो आप नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट हेडिंग डालना आप, समुद्री संरक्षित क्षेत्र, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। समुद्री संरक्षित क्षेत्र या मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट ये भी है उसमें, ये अगली हेडिंग है। देखो, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज कौन से हैं। हमें ये पता है कि जो कोस्टल एरिया होता है,
कोस्टल क्षेत्र वो इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट जगह होती है, तटीय क्षेत्र जितना भी है, इसलिए क्योंकि वहां लैंड और वाटर दोनों एक जगह मिल रहे होते हैं, लैंड मास और वाटर मास। तो वो कोस्टल एरियाज की इकोलॉजी को बैलेंस करने का काम भी करता है। इस एरिया में बायोडायवर्सिटी खूब मिलती है इन क्षेत्रों में। एक और भी चीज है, कोस्टल एरियाज में वो एरिया भी शामिल हो जाते हैं जहां ज्वार और भाटा आता है। जब ज्वार और भाटा आता है तो पानी लैंड के ऊपर गया, वापस गया, इसलिए उन एरियाज में दलदल वगैरह बन जाती है, मार्शी एरियाज डेवलप हो जाते हैं। तो अलग तरीके की स्पेशीज, एम्फीबियन, या फिर वो स्पेशीज जो खारे पानी में रह सकती हैं, मीठे पानी में भी रह सकती हैं, वो सब वहां देखने को मिलती हैं। इसलिए सरकार के द्वारा समुद्री सीमा के ऐसे क्षेत्रों को, मरीन बाउंड्री के ऐसे क्षेत्रों को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर देते हैं और उनको मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज के अंतर्गत चिन्हित कर दिया जाता है। ठीक है। अब चूंकि मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है, वो इको सेंसिटिव जोन है, अब उसमें किसी तरीके की गतिविधि नहीं होगी। एक चीज, दूसरी एक बात तो ये हुई, दूसरी बात ये हुई जो कोस्टल एरियाज हैं, और कोस्टल एरियाज में भी ये विशेष तौर पर जो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, ये ओशन से आने वाली जो डिजास्टर्स हैं, जैसे साइक्लोन हुआ, सुनामी हुई, है ना, किसी भी तरीके की बाढ़ वगैरह हुई, फ्लड्स वगैरह हुई, इसको ये रोकने का काम करते हैं, बैलेंस करने का काम करते हैं। इसीलिए जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, उनको वॉल भी कहते हैं, हम लोग कोस्टल एरियाज की वॉल के नाम से भी उनको जानते हैं। तो यही देखा जाता है, जहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहां सुनामी वगैरह बहुत ज्यादा असर नहीं करती है। ठीक है। तो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज वो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, सरकार के द्वारा चिन्हित वो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो कि मरीन एरिया में या कोस्टल एरियाज में देखने को मिलते हैं, इकोलॉजिकली सेंसिटिव होते हैं। ठीक है। इन्हें भी संरक्षित किया गया है 1972 के अंतर्गत ही। तो इसमें पहला पॉइंट लिखना, ठीक है, एक नोट करके लिखना यहां पे, मैं फिर इसको और क्लियर कर देता हूं। देखो, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज वो मरीन एरियाज हैं जो मरीन इकोसिस्टम की नेचुरलिटी को बनाए रखने, संरक्षित रखने का कार्य करते हैं। संरक्षित रखने के लिए उनको घोषित किया गया है, जिससे उसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, नेचुरलिटी उसकी बनी रहे, प्राकृतिक रूप से वो जैसा था वो वैसा ही बना रहे, उसमें कोई बदलाव ना हो। अगर बदलाव होगा तो गड़बड़ होगी, दैट वुड बी डिजास्टर फॉर द कंप्लीट मरीन इकोलॉजी। तो आप लिख, इसके इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट्स के रूप में लिखनी होंगी। देखो, भारत में सबसे बड़ा मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी, और ये लार्जेस्ट भी है। 1980 में इसे नेशनल पार्क और 1982 में इसे मरीन नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये सबसे बड़ा है। दूसरा है उड़ीसा में गहिरा माथा, ये उड़ीसा में है, केंद्रपाड़ा जिले में। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर एक स्पेशल टर्टल मिलते हैं, ऑलिव रिडले कहते हैं उन्हें। ऑलिव रिडले टर्टल की ये संरक्षित जगह है, यहीं आके वो अपने एग वगैरह ले करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो गहरा माथा इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में है, ये लिखवाऊंगा मैं। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट मरीन प्रोटेक्टेड एरिया हैं इंडिया के, और सबसे बड़े भी हैं। अच्छा, आइलैंड्स के आसपास के एरियाज को भी मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज घोषित कर देते हैं हम, क्योंकि इसमें कई सारे अपेंडिक्स हैं मरीन प्रोटेक्टेड एरिया
के अंतर्गत कई सारे वर्ग हैं जिसमें अलग अलग लेवल पर संरक्षित करते हैं। तो आपको बस केवल इतना ही ध्यान रखना है कि आइलैंड के आसपास के एरियाज को भी मरीन प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर देते हैं, फिर उसमें जो बाह्य हस्तक्षेप है, एक्सटर्नल इंटरवेंशन है, वो खत्म हो जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा जो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है वो रॉस सागर है, रॉस सी। ये ऑस्ट्रेलिया में है। 2016 में इसे घोषित किया गया। ऑस्ट्रेलिया के पास है, मतलब आप ऑस्ट्रेलिया से नॉर्थ की ओर जाओगे और तो ये दिखेगा न्यूजीलैंड के ऊपर की ओर, रॉस सी दिखेगा। ये अंटार्कटिका से भी मिल जाता है ऊपर की ओर। ये इसलिए इसको दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहले इसे वर्ल्ड के लेवल पे संरक्षित किया गया, क्योंकि ये आज भी जैसा ये कभी पहले था, मतलब इंटैक्ट इकोसिस्टम है ये। इंटैक्ट मरीन इकोसिस्टम है रॉस सी। कभी जब पृथ्वी बनी होगी, जैसा समुद्र उस समय था और जैसी वहां की इकोलॉजी उस समय थी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, वो आज भी ऐसी ही है। दुनिया का एकमात्र सागर है, अदरवाइज तो सब बदल गया है। ये लास्ट इंटैक्ट मरीन इकोसिस्टम है वहां पर, इसीलिए सरकारों के द्वारा, इंटरनेशनल सोसाइटीज के द्वारा इसको प्रोटेक्टेड कर दिया गया। तो ये वर्ल्ड का एक डेटा हुआ जो मैंने आपको दिया। भारत में ये दो सबसे बड़े हैं, वैसे तो कुल मिला के 25 हैं, लिख लेंगे इन्हें। अब इसमें हेडिंग डाल लो कल के लिए, पवित्र उपवन, सैक्रेड ग्रूव्स। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग करेंगे। देखो, सैक्रेड ग्रूव्स की कॉन्सेप्ट यही थी कि जो वन है वो केवल इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट नहीं होते, बल्कि कल्चरली भी इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे सभी धर्मों में वनों को महत्वपूर्ण महत्वता दी गई है, इंपॉर्टेंस दी गई है। और ट्राइबल कम्युनिटी में तो वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिर ऐसे कुछ वनों को जिन्हें होली माना गया, सैक्रेड माना गया, उनको संरक्षित करना, जिससे वो इंटैक्ट बने रहें, अपरिवर्तित बने रहें, ये पवित्र उपवन की कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है।